गुजरात के अहमदाबाद से हैरान कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जिनमें मामूली कहासुनी के बाद दो गुट आपस में भिड़ गए। बताया गया कि बीच सड़क पर शादी के लिए पंडाल लगाने पर विवाद बढ़ा, जो कुछ ही देर में इतना बढ़ गया कि उसमें एक गुट के कुछ लोगों ने आग लगा दी। हालात बिगड़े तो दूसरा गुट भी कहां शांत रहने वाला था। उन लोगों ने आगजनी का जवाब पत्थरबाजी से दिया। दूसरे गुट के कुछ लोग लगातार दूसरे पक्ष के लोगों पर पत्थर फेंकते नजर आए। इस हंगामे की एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जिसमें एक आदमी हाथों में बड़ा डंडा लेकर दौड़ता हुआ दूसरे गुट के शख्स की तरफ आया, लेकिन इससे पहले कि वो हमला कर पाता, उस शख्स ने उसकी तरफ पत्थर फेंक दिया, जिसके बाद दोनों के बीच गहमागहमी बढ़ गई। दोनों को एक दूसरे से दूर करने के लिए एक महिला वहां पहुंची, लेकिन उन्हें समझा पाना इतना आसान नहीं था। जिस शख्स ने पत्थरबाजी की थी उसने दूसरे आदमी को ढकेलकर सड़क पर गिरा दिया और फिर उस महिला के साथ वहां से चला गया। सौभाग्य की एक बात यह है कि देश के कई शहरों में शादी ब्याह के लिए लोग सड़क पर पंडाल लगा लेते हैं और इससे आने जाने वाले लोगों को दिक्कतें होती हैं, लेकिन ज्यादातर जगहों पर लोग दूसरों की खुशी के नाम पर अपनी परेशानी को नजरअंदाज कर देते हैं। अहमदाबाद में ऐसा नहीं हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि वहां पुलिस को हरकत में आना पड़ा। पथराव और आगजनी करने वाले 7 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है। संसद में हाल ही में पेश किए गए आम बजट की खासियत बताने के लिए बीजेपी एक बड़ा अभियान चलाने वाली है। न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि बीजेपी का ये प्रचार अभियान 6 से 7 फरवरी और 13-14 फरवरी के बीच देश भर में चलाया जाएगा, जिसके तहत देश के लोगों को बजट की खासियत बताई जाएगी। इसके लिए बीजेपी के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री राज्यों की राजधानियों और बड़े शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। साथ ही जनता के बीच सभाएं करने के निर्देश भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से दिया गया। इसके अलावा बजट की बातों को सोशल मीडिया के जरिए भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ बदमाशों ने एक लड़के को सरेआम पीटना शुरू कर दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि सफेद रंग की एक कार में पहुंचे 4 बदमाश अचानक सड़क के किनारे रुके। उसके बाद वो अपनी कार से उतरकर सीधा उस लड़के के पास गए और एक साथ उस पर टूट पड़े। उन्होंने जबरदस्ती उसे अपनी गाड़ी में ले जाकर बैठा दिया। बताया गया कि उसे किसी सुनसान जगह ले जाकर उन बदमाशों ने उसकी खूब पिटाई की और फिर उसे वहीं छोड़कर फरार हो गए। बाद में उस लड़के को गंभीर हालत में आसपास के लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। इस घटना की खबर मिलते ही पुलिस अस्पताल में पहुंच गई और उस लड़के का बयान लेकर आरोपियों को पकड़ने में जुट गई। बताया गया पैसों के लिए ये मारपीट की गई। सौभाग्य की एक बात यह है कि कानपुर में जिस लड़के को अगवा किया गया वो एक इंटर कॉलेज का छात्र है। उसका आरोप है कि कॉलेज के पास रहने वाले दबंग उससे पैसे मांग रहे थे। पैसा न देने की वजह से उसे अगवा करके पीटा गया। पुलिस ने छात्र की शिकायत तो दर्ज कर ली, लेकिन आरोपी अभी गिरफ्त से बाहर है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को दिल्ली में आने से रोकने के लिए सड़क पर लगाई गई नुकीली कीलों को निकाल दिया गया है। पुलिस के मुताबिक इन कीलों को कहीं और लगाया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा से सबक लेते हुए हुड़दंगियों को राजधानी में घुसने से रोकने के लिए उन्हें लगवाया था, लेकिन रातों रात नुकीली कीलें सुबह होने के साथ मुड़ी दिखाई दी, जिसके बाद उन कीलों को वहां से उखाड़ने का काम तेज हो गया। बॉर्डर से सामने आई तस्वीर में एक मिस्त्री छेनी और हथौड़े की मदद से सड़क पर लगी कीलों को निकालने में व्यस्त दिखा। कीले जो है यहाँ से ये जो पूरी पत्ती लगाई गई है, इसको सब दिल्ली पुलिस की तरफ से उखाड़ा जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने साफ किया कि कीलों को वहाँ से निकालने से सुरक्षा व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अभी हटाया नहीं गया, केवल उसकी रिपोजिशनिंग की गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर 3 किलोमीटर तक कई लेयर की बैरिकेडिंग के बाद इन कीलों को लगाया गया था, ताकि हुड़दंगी ट्रैक्टर या किसी और तरीके से राजधानी में घुस ना सके। डीटीसी बसों को लेकर दिल्ली सरकार के फैसले पर घमासान मच गया। न्यूज़ 18 की प्रियंका कांडपाल की रिपोर्ट है कि दिल्ली पुलिस की ड्यूटी में लगाई गई 576 डीटीसी बसों को केजरीवाल सरकार ने डिपो में तुरंत लौटने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली सरकार की डीटीसी बसें किसान आंदोलन के दौरान अलग अलग सुरक्षा एजेंसियां इस्तेमाल कर रही हैं, जिनको वापस मंगवाने के लिए दिल्ली परिवहन विभाग की तरफ से डीटीसी बस के सभी डिपो को ईमेल भेजा गया, जिसमें जवानों को नीचे उतारकर बसों को डिपो में लौटने के लिए कहा गया। और यही नहीं, परिवहन विभाग ने डीटीसी को यह भी निर्देश दिया कि सरकार की इजाजत के बिना दिल्ली पुलिस को बसें ना दी जाए। लेकिन डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन ने दिल्ली सरकार के इस कदम पर आपत्ति जताई और फैसला वापस लेने की मांग की, जबकि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये दलील दी गई कि सरकार ने ये फैसला आम जनता को हो रही परेशानी को देखते हुए लिया। 600 बसें डीटीसी की
अगर दिल्ली पुलिस महीनों तक अपने पास ये कह के रखे कि हमें रखनी है, तो ये मुझे लगता है कि उस गरीब आदमी के साथ अन्याय है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों की वजह से दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे विपक्ष के सांसद भी धरने पर बैठे किसानों से नहीं मिल पाए, क्योंकि नेताओं को बैरिकेडिंग पार नहीं करने दी गई। इन सांसदों ने कृषि सुधार कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे किसानों से मिलने की कोशिश की, जिसके लिए बाकायदा सभी सांसद एक बस में सवार होकर बॉर्डर के लिए निकल पड़े। अकाली सांसद हरसिमरत कौर ने बस में बैठते ही आरोप लगा दिया कि सख्त बैरिकेडिंग से किसानों की घेराबंदी करना गलत है, जो किसानों के लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ है। आप कहते हैं बात करें, लेकिन आने का रास्ता में आपने कीले ठोक दिए, बैरिकेड बना दिए। कहते टेलीफोन करिए तो इंटरनेट बंद कर दिया, तो बिजली नहीं है, कहाँ से फोन चार्ज करेगा। लेकिन बस में बैठी हरसिमरत कौर और बाकी सांसदों को शायद ये अंदाजा नहीं था कि बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ जाने की उन्हें भी इजाजत नहीं मिलेगी। सांसदों की बस को बैरिकेडिंग से कुछ दूर ही रुकना पड़ा। कुछ दूर पैदल चलकर तमाम नेता बैरिकेडिंग तक पहुंच गए। सुरक्षा व्यवस्था में लगे जवानों और अफसरों को काफी देर तक समझाते रहे, लेकिन बैरिकेडिंग पार करने की इजाजत नेताओं को भी नहीं मिली। बैरिकेडिंग काफी ज्यादा, रास्ता पूरी तरीके से बंद है, तो इससे आगे फिलहाल ये सांसद नहीं जा सकते। यहीं पर खड़े होकर के मीडिया से बात कर रहे हैं। विपक्ष के सांसदों में अकाली दल के अलावा टीएमसी, एनसीपी और डीएमके के नेता भी शामिल हुए। सांसदों ने दावा किया कि इस मुद्दे को संसद में उठाया जाएगा। आंखों देखा हाल जाके स्पीकर साहब को एक बार फिर बोलेंगे। किसानों से मिलने की नेताओं की सारी कोशिशें जब नाकाम हो गईं, तो फिर बस में सवार होकर बॉर्डर से लिटियंस दिल्ली के लिए निकल पड़े। दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार उसके अधिकार कम करने जा रही है। न्यूज़ 18 की प्रियंका कांडपाल की रिपोर्ट है कि अधिकारियों के मुद्दे पर एक बार फिर दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच तनातनी बढ़ गई है, क्योंकि केजरीवाल सरकार ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार उसकी शक्ति कम करके उपराज्यपाल को देने जा रही है, जिसके लिए वो केंद्रीय कैबिनेट में गुपचुप तरीके से एक प्रस्ताव लाई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार एलजी को इतनी पावर देने जा रही है कि वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम रोक सके, जबकि बीजेपी ने आर्टिकल 239 का जिक्र करते हुए ये साफ कर दिया कि केंद्र सरकार का जो भी फैसला है वो नियमों के मुताबिक है। लेकिन केजरीवाल सरकार ने बीजेपी की मंशा पर शक जताया। भारतीय जनता पार्टी पिछले दरवाजे से दिल्ली की जनता पे शासन करना चाह रही है। मुंबई की लाइफलाइन माने जाने वाली लोकल ट्रेनों में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इन लोकल ट्रेनों को कोरोना की वजह से पिछले साल मार्च में बंद कर दिया गया था, लेकिन 1 फरवरी से इन्हें शर्तों के साथ फिर से शुरू कर दिया गया। और शर्त ये है कि सफर के दौरान यात्रियों को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा, ताकि लोग कोरोना की चपेट में आने से बचे रहें। लेकिन प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी लोग कोरोना नियम को मानने को तैयार नहीं। मुंबई के सीएसटी रेलवे स्टेशन से जो तस्वीरें सामने आई, उसमें कुछ लोगों ने मास्क लगाने तक की जरूरत नहीं समझी। मास्क नहीं लगाने वालों पर कार्रवाई के लिए बीएमसी ने स्टेशन पर कर्मचारी भी तैनात कर दिए, लेकिन इसके बाद लोगों का रवैया नहीं बदला। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बीएमसी के कर्मचारी मौजूद हैं और जिन्होंने भी मास्क नहीं पहना है या मास्क नाक के नीचे पहना है, उन्हें फाइन या दंड देते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, उनसे 200 रुपए का जुर्माना वसूला जा रहा है। पकड़े जाने पर कुछ लोगों ने तो जुर्माना भर दिया, लेकिन कुछ लोग बीएमसी कर्मचारियों से बहस करने लगे, जबकि कुछ लोग मास्क नहीं लगाने के पीछे अजीबोगरीब दलील देने लगे। मेरा मास्क लगा हुआ था मैम, मैं खाली 2 मिनट के लिए ऐसा किया, इन्होंने मुझे तुरंत ही रुका लिया। बीएमसी कर्मचारियों का आरोप है कि जुर्माना मांगने पर कई लोगों ने उनसे बदतमीजी भी की। 2 जन का हाथ में मास्क था, तो लोग फाइन दे रहे थे। दूसरा आके बोल रहे कि ये लोग चोर है, इनको फाइन मत दो, भगाओ यहाँ से। यही नहीं, रेलवे की तरफ से भी इन ट्रेनों में सफर करने वाले लोगों से मास्क लगाने की अपील की गई। सौभाग्य की एक बात यह है कि लोकल ट्रेनों को मुंबई की जीवन रेखा कहा जाता है। उनमें भीड़ और धक्का मुक्की ना हो, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लोकल ट्रेनों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो सकता और इस बात का अंदाजा भी था, लेकिन मुंबई में लोकल ट्रेनों से सफर करने वाले कुछ लोगों ने मास्क पहनने की जहमत उठानी भी बंद कर दी। अब जुर्माना वसूल कर ऐसे लोगों को सुधारने की कोशिश की जा रही है। लोगों को यह भी समझना होगा कि अगर उनकी लापरवाही से महामारी फैली तो सरकार के पास मुंबई लोकल को फिर से बंद करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचेगा।
किसानों के मुद्दे पर एक तरफ जहां अमेरिका के कुछ लोग केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और किसानों का समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी सरकार खुलकर मोदी सरकार के समर्थन में उतर आई है। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों का समर्थन किया और भारत में कृषि क्षेत्र की बेहतरी के लिए मोदी सरकार के हर फैसले का स्वागत किया। अमेरिका के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह भी कहा गया कि शांतिपूर्ण तरीके से किया जाने वाला आंदोलन लोकतंत्र की पहचान है। साथ ही ये भी सुझाव दिया गया कि किसानों और केंद्र सरकार के बीच जारी मतभेद को बातचीत से हल करना चाहिए। लेकिन कुछ जगहों पर इंटरनेट सेवा बंद करने के फैसले पर अमेरिका का नजरिया भारत से उलट दिखा। अमेरिका के मुताबिक इंटरनेट सेवा बहाल कर देनी चाहिए क्योंकि किसी भी जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के लिए इंटरनेट के एक जरिया है जो कि एक मजबूत लोकतंत्र का हिस्सा है। अमेरिका का ये बयान बिल्कुल वही है जो भारत सरकार कह रही है। हम कल भी बात करना चाहते थे, हम आगे भी बात करने के लिए तैयार हैं। हल्के और घातक फाइटर जेट तेजस बनाने वाली भारतीय कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब कुछ ड्रोन बनाने पर काम कर रही है। ये प्रोजेक्ट पूरा होने में करीब है और इसमें फाइटर विमानों के साथ बिना पायलट वाले छोटे और घातक ड्रोन जंग के मैदान में भेजे जाएंगे, जो इतने घातक होंगे कि पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर देंगे। चमचमाता हुआ दिख रहा ये ड्रोन किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसे कमांड देकर कंट्रोल किया जा सकता है। हमारे पीछे आप ये देख सकते हैं, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसको कि कैट्स कहा जाता है, कॉम्बैट एयर टीम सिस्टम। ये पूरी तरह से डेवलप किया जा रहा है अभी HAL की तरफ से। लक्ष्य चाहे हवा में हो या फिर जमीन पर, एक बार ड्रोन को लक्ष्य की जानकारी मिल जाए तो बचना नामुमकिन होगा। ये लेस होते हैं छोटे छोटे वेपन से जो कि ग्राउंड टारगेट्स और एयर टारगेट्स दोनों को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है। आने वाले दशकों में बिना पायलट के चलने वाले विमान यानी अनमैन्ड एयर व्हीकल किसी भी जंग में सबसे घातक हथियार साबित होंगे। इसी सोच के साथ ये ड्रोन बनाए गए हैं जो दुश्मन के घर में घुसकर वार कर पाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा बालाकोट एयर स्ट्राइक्स में, वी कैन नॉट क्रॉस, हम क्रॉस नहीं कर सकते हैं। देयर कुड बी सीरियस रिपरकेशंस, जैसे आपने देखा बालाकोट एयर स्ट्राइक में। तो आगे चल के जो भी होने वाला है वो सब अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ही करेंगे काम। हालांकि इस प्रोजेक्ट पर अभी काम पूरा होने में कुछ वक्त और लगेगा, लेकिन इसे तैयार करने में भारतीय फौज की जरूरतों और भारतीय फौज के हथियारों का पूरा ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अधिकारियों के मुताबिक इस प्रोजेक्ट का नाम कैट्स रखा गया है, जिसमें 3 अलग अलग तरह के ड्रोन होंगे। ये ड्रोन किसी भी फाइटर जेट के साथ जोड़े जा सकेंगे और जंग के मोर्चे पर फाइटर इन्हें साथ लेकर उड़ान भर सकेंगे। दावा किया जा रहा है कि एक तेजस इस तरह के 20 ड्रोन लेकर उड़ान भर सकता है और इसी तरह सुखोई ऐसे 30 ड्रोन अपने साथ मोर्चे पर ले जा सकता है। और अगर रफाल जैसा कोई फाइटर है तो वो ऐसे 40 ड्रोन लेकर जंग के मोर्चे पर जा सकेगा। मकसद ये होगा कि अगर टारगेट किसी जोखिम वाली जगह पर है या दुश्मन की जमीन पर है तो फाइटर जेट को खुद जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि फाइटर जेट में बैठा पायलट इस तरह के ड्रोन को टारगेट की जानकारी देने के बाद उसे जेट में बैठकर ही ऑपरेट कर सकता है। एक दिन पहले ही HAL ने भारतीय वायुसेना के साथ 83 तेजस विमान के सौदे से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी की। नई जानकारी ये है कि नए तेजस विमानों के साथ ब्रह्मोस मिसाइल का एक नया वर्जन जोड़ा जा सकता है, जो तेजस को और ज्यादा घातक बना देगा। तेजस के साथ जिस ब्रह्मोस मिसाइल को जोड़ने की चर्चा हो रही है वो सामान्य ब्रह्मोस मिसाइल से कुछ छोटी होगी, जिसका नाम ब्रह्मोस NG दिया गया है। तेजस में हम अपनी मिसाइल को लगा सकेंगे, तेजस में और एमका में, तो इसमें लगभग 3-4 साल लगेंगे इसको डेवलप करने में। तब तक ये एयरक्राफ्ट भी बनेगा, तैयार होता रहेगा। ब्रह्मोस मिसाइल के 3 वर्जन पहले से भारतीय फौज के पास है। ब्रह्मोस भारत की सबसे घातक मिसाइल है जो किसी भी लक्ष्य को भेदने में कारगर है। जिन 83 तेजस का सौदा HAL और भारतीय फौज के बीच हुआ, उन्हें सेना को सौंपने का काम 3 साल में शुरू होगा। उम्मीद की जा रही है कि 3-4 साल में इसका काम पूरा हो जाएगा और आने वाले समय में जब जो ये 83 जो तेजस हैं, जब ये भारतीय वायुसेना में शामिल होंगे तो उस वक्त ब्रह्मोस भी जो है उनके साथ उसका हिस्सा होंगे। माना जा रहा है कि न्यू जनरेशन वाली ब्रह्मोस मिसाइल आवाज की गति से 3.5 गुना तेज होगी, जिसे तेजस के अलावा भी कई फाइटर जेट में लगाया जा सकेगा।
सौबात की एक बात यह है कि HAL ने जिस ड्रोन को एरो इंडिया शो में पेश किया वो दूसरे ड्रोन से बिल्कुल अलग है। अभी दुनिया में बिना पायलट वाले लड़ाकू विमान यानी ड्रोन को कंट्रोल रूम से ऑपरेट किया जाता है। उनका टारगेट भी GPS की मदद से पहले से ही तय होता है, जबकि भारत में बन रहे कैट्स वॉरियर ड्रोन वायुसेना के लड़ाकू विमान के साथ टीम के रूप में दुश्मन पर हमला बोल सकते हैं। इस तरह की ड्रोन की कीमत भी लड़ाकू विमान से बहुत कम है और हमले में इसका इस्तेमाल करने पर पायलट की जान को भी कोई खतरा नहीं होगा। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी में हुई हिंसा से सबक लेते हुए वहां सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई और हुड़दंगियों की तरफ से पत्थरबाजी की आशंका को देखते हुए उस इलाके के काफी बड़े हिस्से में बड़े बड़े जाल बिछा दिए गए, बैरिकेड किए गए हैं, कीलें लगाई गई है, इस तरीके के जाल लगाए गए हैं ताकि अगर पत्थरबाजी हो तो वो नेट पर जो पत्थर है वो अटक कर गिर जाएं। दिल्ली में हुड़दंगी घुसकर उत्पात न मचा सके, इसके लिए वहां कटीले तारों को लगाने के अलावा कई और इंतजाम भी किए गए। कटीले तारों के नीचे इस तरीके से सीमेंटेड बैरिकेडिंग को रखा गया है और अब इस बैरिकेडिंग को भी ऊंचा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बॉर्डर से लेकर टिकरी मेट्रो स्टेशन तक कंटेनर लगाकर रास्ते को ब्लॉक भी कर दिया गया ताकि अगर उपद्रवी घुस भी जाएं तो उनके लिए आगे बढ़ना आसान ना हो। आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान को अब आतंकियों के हाथों कोरोना वैक्सीन के लुटने का डर सता रहा है। News18.com की रिपोर्ट है कि इमरान सरकार को इस बात की चिंता है कि कहीं उनके देश के ही आतंकवादी कोरोना वैक्सीन की खेप को लूट कर न ले जाएं। यही वजह है कि आतंकियों से वैक्सीन को बचाने के लिए इसकी निगरानी के लिए खास कदम उठाए गए हैं, जिसके तहत पाकिस्तानी सेना की तैनाती के साथ ही साथ CCTV से भी निगरानी के इंतजाम किए गए, जबकि टीके ले जाने वाली गाड़ियों की सुरक्षा का जिम्मा पुलिस और पाकिस्तानी रेंजर्स को सौंपा गया और चीन से मिले इन टीकों को खुफिया जगह पर रखा गया ताकि आतंकी और अपराधी टीकों तक न पहुंच पाए। चीन ने पाकिस्तान को कोरोना की 5 लाख वैक्सीन देने का वादा किया है, जिससे सबसे पहले वहां के स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जा रहा है। यूपी में मौजूद IIT कानपुर ने दुश्मनों पर नजर रखने के लिए एक हेलीकॉप्टर बनाया। इसे बनाने वाले प्रोफेसर का दावा है कि हेलीकॉप्टर 5 किलो तक के वजन के साथ 50 किलोमीटर तक उड़ान भी भर सकता है, जिसे जमीन पर बैठा शख्स वहीं से कंट्रोल कर सकता है। इससे एक खुले मैदान में उड़ाकर दिखाया भी गया, जिससे ये पता लग सका कि उसके काम करने का तरीका कैसा है। डे नाइट कैमरा लगा सकते हैं जो कि सर्विलांस के लिए इस्तेमाल किया सकता है। IIT कानपुर के इस हेलीकॉप्टर का उड़ान भरने और उतरने का तरीका भी बिल्कुल बड़े हेलीकॉप्टर की तरह ही है। सौबात की एक बात यह है कि IIT कानपुर में बना ये हेलीकॉप्टर ड्रोन जैसा ही है, जिसका इस्तेमाल निगरानी करने और किसी आपदा के समय दूर दराज के इलाकों में दवाइयां पहुंचाने में किया जा सकता है। दावा किया गया कि ये हल्का हेलीकॉप्टर रडार को चकमा देने और 0 से 50 डिग्री नीचे के तापमान में काम करने में भी सक्षम है। विभ्रम नाम के इस हेलीकॉप्टर का सेना और NDRF की तरफ से ट्रायल भी किया जा रहा है। अमेरिका और भारत के बाद अब ईरान ने भी पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की। News 18 की शैलेंद्र वांगू की रिपोर्ट है कि ईरान की सेना ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर इस सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया और अपने 2 अगवा सैनिकों को आतंकियों के चंगुल से सही सलामत छुड़ा लिया। खबर है कि ईरान की इस कार्रवाई में पाकिस्तान के कुछ सैनिक भी मारे गए। 2 साल पहले पाकिस्तान के समर्थन वाले जैश अल अब्दुल नाम के आतंकी संगठन ने ईरान के इन 2 सैनिकों को अगवा किया था और कुलभूषण जाधव को भी अगवा करने के पीछे इसी आतंकी संगठन का हाथ था।